हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका ए प्लस स्टडीज में। दिस इज मी अगेन योर गाइड एंड मेंटर प्रिया। जैसे आपको पता है कि हमने अपनी साइंस का टॉपिक स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन एंड दिस इज गोना बी आवर सेकंड लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक न्यूट्रिशन। एंड पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो न्यूट्रिएंट लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था आपका ऑटोट्रॉप्स एंड दूसरे आपके थे हेटरोट्रॉप्स। ठीक है। एंड फिर फर्दर हमने देखा था कि ऑटोट्रॉप्स जो है ना उसमें आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड नेक्स्ट आपका आ रहा था ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बट उन्हें सनलाइट की नीड नहीं होती, वो उसकी जगह केमिकल्स को यूज करते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हेटेरो ऑटोट्रॉप, जहां पे हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, फिर वो उनकी बॉडी पे रहकर हो, उनकी बॉडी के अंदर रह रहे हो या ऊपर रह रहे हो, जैसे कि पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना जो है वो दूसरों से कैसे ढूंढते हैं? सड़ी गली चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि आपके डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक। एंड द लास्ट वन इज हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन लेने वाले हमारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जिनमें हम खुद आते हैं। होलोजोइक बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना पहले इंजेस्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट डाइजेस्ट करते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी हमने देखी थी डिकम्पोजर्स की, जो आपके होलोजोइक के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। उनका काम क्या होता है? वो खाने को पहले डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी बाय सिक्रेटिंग सर्वल एंजाइम एंड आफ्टर दैट वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ग्रीन प्लांट बोले तो ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, सर्टन बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। एंड इसमें आ जाता है कि ये न्यूट्रिशन कौन सी होगी? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में। एंड ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आपके ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? आपका रॉ मटेरियल। कोई भी रॉ मटेरियल है जिसको वो इनऑर्गेनिक मटेरियल बोल रहे हैं, उसकी हेल्प से वो क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गेनिक सिंपल फूड बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रॉ मटेरियल आपका कहाँ कहाँ से मिलता है इनको। ठीक है, जो रॉ मटेरियल को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है? हवा से। वाटर कहाँ से मिल रहा है? हम वाटर देंगे या फिर रेन के थ्रू मिलेगा, तो वो कहाँ से जाएगा? रूट्स के थ्रू। थर्ड वन इज लाइट। लाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना प्रिपेयर करेंगे एंड वो लाइट कहाँ से मिलेगी? उनको प्राइमरी सोर्स क्या होगा? आपका सन। एंड द फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो आपके एक क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड में प्रेजेंट होती है। एंड ये पिगमेंट पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछा जाए कि पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये पिगमेंट प्रेजेंट होती है लीव्स के ऊपर। लीव्स में आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं एंड मेसोफिल सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड होते हैं एंड उन प्लास्टिड में ग्रीन कलर की पिगमेंट भरी पड़ी होती है। एंड ये क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर अपना खाना प्रिपेयर करना हो प्लांट्स को। अभी हम आगे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि जो भी ग्लूकोज, जो भी खाना ये प्रिपेयर करते हैं उसको हम ग्लूकोज ही बोलते हैं, है ना। एंड उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे एंड इसी कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स फर्दर यूज करते हैं अपनी एनर्जी बनाने में। जिस तरह से हमें भी एनर्जी चाहिए होती है खाने से, वैसे ही प्लांट को भी एनर्जी चाहिए होती है अपने खाने से। एंड आप देखोगे कि उस एनर्जी से ये वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड प्लांट के केस में जो वो खाना प्रिपेयर करते हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, बट इन केस ऑफ एनिमल्स में वो अपना खाना जो है, ग्लूकोज जो है, उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो दोनों टर्म जो है वो आपकी डिफरेंट है, जहां पे वो अपने कार्बोहाइड्रेट को, मतलब ग्लूकोज को, अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं प्लांट एंड एनिमल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फोटोसिंथेसिस इवेंट। आप जब फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहे होंगे, अपना खाना प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो कौन कौन से इवेंट देखने को मिलते हैं? सबसे पहले इस रिएक्शन से समझेंगे। आप रिएक्शन में देखिए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल उन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज वाटर एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है सनलाइट और आपका क्लोरोफिल। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब सनलाइट हमारी किसी भी लीव्स के ऊपर पड़ती है, लीव्स के ऊपर पड़ती है क्योंकि वहां पे स्टोमेटा होता है आपका एंड वहीं पे मेसोफिल सेल्स होते हैं एंड वहीं पे क्लोरोफिल होती है। तो जब भी आपकी सनलाइट पड़ती है तो आपके सनलाइट पड़ने पर जो क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है ना, ये क्लोरोफिल इसको कैप्चर करने में हेल्प करती है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो
पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जहां पे आपकी सनलाइट को क्लोरोफिल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एंड एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, आपका कन्वर्जन होता है। अब कैसे होता है कन्वर्जन, इस एब्जॉर्प्शन के बाद आपका वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ब्रेक हो जाता है। इस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकेज को क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब आपका वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया तो आप देखिए वाटर जो है आपका एक कंपाउंड होता है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक है आपका हाइड्रोजन, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। एंड जब ऑक्सीजन ये टूट के ऑक्सीजन बनाएगा तो ऑक्सीजन तो एक हवा है, ऑक्सीजन तो एक क्या है, आपकी गैस है, वो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। पीछे बच जाता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रह जाता है आपका अकेला। एंड हाइड्रोजन बोलता है आपका पंगे लेने लगता है इस कार्बन से, एंड ये कहता है आपका कि मैं तो तेरे साथ कंबाइन होके ही आगे कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बचा हुआ हाइड्रोजन आपका कहाँ जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा एंड आपका बनाएगा C6H12O6, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। ये एक यूनिट बन चुकी है। पहले तो प्लांट एक एक यूनिट करके ही अपना खाना बनाएंगे, तो एक यूनिट को बोलते हैं ग्लूकोज। एंड जब ऐसे बहुत सारे यूनिट्स जुड़ जाते हैं तो आपकी वो एक चेन बन जाती है ग्लूकोज की, उसको बोलते हैं स्टार्च। एंड अभी हमने देखा कि प्लांट अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं एज एन इंटरनल एनर्जी। एंड बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, मैं पहले ही लाइन में लिख दिया है कि बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एंड इस प्रोसेस में आपका क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। एंड थोड़ा बहुत वाटर आपका रिमूव हो जाता है, जिसको ट्रांसपीरेशन में बोलते हैं लीव प्लांट के केसेस में, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये कैसे हो गया। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन आपने देखा कि आपकी सनलाइट यहाँ पड़ी एंड आपकी सनलाइट लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में एंड आपका खाना बन रहा है। थर्ड प्रोसेस है रिडक्शन। आपने यहाँ पे देखा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एंड आपका वाटर जो वो रिड्यूस होकर आपका क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये 3 स्टेप्स, ये 3 इवेंट आपके होते हैं इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखो फोटोसिंथेसिस इन अमीबा। अब हमारा प्लांट वाला फोटोसिंथेसिस हो गया एंड नेक्स्ट चलते हैं हम ऐसे ऑर्गेनिज्म। अब मैंने कहा ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर बोले तो वो सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनमें थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन हमसे थोड़ी अलग होगी, ऐसा सोचने में लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, मल्टी सेलुलर, लेकिन उनकी बॉडी यूनिसेलुलर से है। मतलब उनका एक सिंगल सेल ही आपका न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है, एक सिंगल सेल को ही डाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है, आपका एक्सक्रीशन परफॉर्म करना पड़ रहा है, आपका रिप्रोडक्शन सब कुछ उसी को परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि क्या हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या कोई डिफरेंस है न्यूट्रिशन के केस में। अगर हम इनको देखें तो अमीबा आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखी जाए तो होलोजोइक है, मतलब सिमिलर हमारी तरह है, सिर्फ फर्क किसमें, चलो देखते हैं। नेक्स्ट आता है पहले अमीबा। अमीबा में एक उनका साइटोप्लाज्म में एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं सीडोपोडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोडिया है, पोडिया का मतलब होता है अपेंडिजेस एंड सीडो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब यहाँ पे एक फॉल्स अपेंडिजेस होता है इनमें, जो इनको मूवमेंट में हेल्प करता है एंड खाने को कैप्चर करने में हेल्प करता है, फॉल्स अपेंडिजेस। अब इनमें हाथ पैर तो है नहीं, तो ये कैसे पकड़ के अपना खाना जो है इंजेस्ट करेंगे। होलोजोइक में क्या होता है, इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं ना, तो ये इंजेस्ट कैसे करेंगे, इनमें एक सीडोपोडिया होता है, मतलब फॉल्स अपेंडेजेस होता है, जिसकी हेल्प से ये अपना खाना कैप्चर करते हैं। एंड कैप्चर करने के दौरान पे क्या होता है इनका, ये अपना खाना जब कैप्चर कर रहे होंगे तो वो कैसे कर रहे होंगे। अभी सीडोपोडिया कैसे बना, अब बोलेंगे सीडोपोडिया क्या अलग से कहीं से आता है, नहीं, आपका साइटोप्लाज्म, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वही घूम के कुछ ऐसी मूवमेंट बनाता है जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं, उसकी हेल्प से खाना अपनी ओर खींचता है, इंजेस्ट करता है। एंड आफ्टर दैट ये अपना खाना जो है एक फूड वैक्यूल में ले लेता है एंड फूड वैक्यूल में फर्दर आपके साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम जो हैं वो सिक्रीट होंगे एंड आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा। एंड सिंपलर फूड में टूटने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो साइटोप्लाज्म अपने अंदर खींच लेगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे साइटोप्लाज्म अपने आप अंदर चीजें डाल रहा है एंड अपने आप जो चीजें उसे नहीं चाहिए वो बाहर फेंक रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। आपने सुना होगा डिफ्यूजन होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, मूवमेंट कोई भी चीज की मूवमेंट होना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कहीं बाहर ऊपर चढ़े हो तो आपको ऊपर से नीचे आने में किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में ग्रेविटेशन पुल की वजह से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। वैसे ही सेम केस यहाँ पे होता है डिफ्यूजन में, अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज की बाहर ज्यादा है तो वो बाहर से अपने आप अंदर खींची चली जाएगी। एंड सेम आपका हो रहा है साइटोप्लाज्म में, जब इनका डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में आएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, तो आपका अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा या अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, वो साइटोप्लाज्म क्या करेगी, थ्रो कर देगी, क्योंकि बाहर अभी कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से चीज मूव करेगी कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाली जगह पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
ये था अमीबा का। आई होप कि आपको यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का टॉपिक थोड़ा समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन के केस में। अब ह्यूमन में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखो तो न्यूट्रिशन भी कैसी होती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड स्टेप्स देखो तो हमें 5 तरह के ऐसे स्टेप्स आप देखने को मिलते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। अब फर्स्ट वन इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है खाने को अंदर लेना। डाइजेशन होता है आपका खाना जो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हो ना, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम। ठीक है, आप ये खाना, आप ये प्रोसेस खुद नहीं कर सकते, इसमें आपको सर्वल ग्लैंड्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ सिक्रीशन की जरूरत पड़ेगी जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं, हम प्रॉपर उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अगर आपका खाना टूट गया एंड डाइजेस्ट हो गया एंड वो डाइजेस्टेड फूड जो होगा ना फर्दर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फाइनली आपको खाना चाहिए क्यों होता है, हमें खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए। एंड ये खाना आपका यहाँ से वहां मूव करने में कौन हेल्प करेगा, एक इकलौता आपका ब्लड। तो आपका एब्जॉर्ब फूड ब्लड से कहाँ जाएगा, फिर सेल्स में, तो उसको ब्लड में जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होगा, अगर आपका खाना एब्जॉर्ब फूड ब्लड में पहुंच गया है तो ब्लड के बाद कहाँ पहुंचेगा, आपका सेल्स में, वेरियस सेल्स में जिनको एक्चुअल में खाना चाहिए होता है। एंड वहां से आपका जो एब्जॉर्ब फूड है ना उसको आप एनर्जी बनाने में काम लाते हो, एंड एनर्जी बनाने में काम करते हो, या फिर आपको कुछ ऐसे टिश्यूज जो आपके वो जो डेड हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं इजेशन। इजेशन प्रोसेस क्या है, जो खाना अगर आपका बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड, वो आपका पास आउट हो जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ एनएस। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस थे, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे है। फर्स्टली तो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है इजेशन एंड एक्सक्रीशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजेशन एंड एक्सक्रीशन? इजेशन होता है आपका द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट। आपका खाना खाने के बाद जो भी पीछे सॉलिड वेस्ट बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड में होता है, जिसे आप फर्दर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इजेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में जमा होने वाले जितने भी मेटाबॉलिकल वेस्ट हैं। वेस्ट में सिर्फ आपका एक चीज नहीं आती कि सॉलिड वेस्ट है। इजेशन का मतलब होता है सिर्फ सॉलिड वेस्ट को निकालना, बट एक्सक्रीशन का मतलब होता है हर वो चीज जो आपके लिए टॉक्सिक हो आपकी बॉडी में उसे एक्सक्रीट करना, मतलब रिमूव करना। एंड एक्सक्रीशन में आपके बहुत सारे रिमूवल आ जाते हैं, जैसे कि आपका स्वेट होता है तो वो इजीली आपकी स्किन के थ्रू निकल जाता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके किसी काम का नहीं है वो आप कैसे निकालोगे, थ्रू द हेल्प ऑफ लंग्स, आपका इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग जो वाला जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग। एंड द थर्ड वन, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बच जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी में जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, एंड वो सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म होता है आपके एक्सक्रीशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। अब इंजेशन से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, खाना हम अंदर लेंगे तभी तो डाइजेस्ट होगा, है ना। एंड ये प्रॉपर सिस्टम हमारे बॉडी में दिया गया है इस चीज को अंदर लेने के लिए, खाने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड अगर आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक करो तो आप क्या देखोगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फर्दर 2 चीजों से मिलकर बना है। एक आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इट इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, या फिर इन्हें एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पाइप ले लूं तो आपने देखा होगा पाइप क्या है, दोनों साइड से खाली है, अगर आप ऊपर से कुछ चीज डालते हो तो नीचे से वो पास आउट हो जाती है। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो माउथ से हमारा खाना जा रहा है एंड एनएस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास आउट हो रहा है, एंड इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, लॉन्ग हॉलो ट्यूब। लेकिन फिर इसका क्या फायदा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का? अब ये ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स है जिनके अंदर, जिनके थ्रू खाना पास नहीं होता, लेकिन ये ग्लैंड खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले आपका खाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल के पहले स्टेप से, जो कि है आपका माउथ से स्टार्ट होता है। एंड माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं या फिर माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, जब आपका खाना खाते हो तो आप सबसे पहले मुंह से ही डालते हो ना, एंड आपके मुंह में फिर 3 तरीके की चीजें आप पढ़ोगे, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या क्या चीजें हैं जो आपके बक्कल कैविटी में खाने को तोड़ने में हेल्प करती हैं। जब आपने कोई चपाती खाई है, समथिंग कुछ भी आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना ले लिया, सबसे पहले टीथ आता है। हम देखते हैं कि टीथ ना मैस्टिकेशन प्रोसेस करने में हेल्प करता है, मतलब आपकी चीजें ग्राइंडिंग करने में, टीयर करने में, आपका च्यू करने में हेल्प करता है। एंड फर्दर अगर आप देखोगे तो आपके टीथ भी 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली आपके आते हैं इंसीजर,
जो आपके कट करने में किसी भी चीज को हेल्प करते हैं। आप कोई भी चीज खाते हो तो फ्रंट टीथ से अपने क्या करते हो, कट करते हो। एंड नेक्स्ट आपके नुकीले दांत, आपके जो कैनाइन्स होते हैं वो आपके टीयर करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट आपके आ जाते हैं प्रीमोलर्स एंड आफ्टर दैट फिर मोलर्स। उससे क्या करते हो आप, अपना जितना भी खाना होता है ना वो च्यू करते हो या ग्राइंड करते हो, ठीक है। आपका खाना कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से क्या हो गया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी वो क्या है, बहुत सारा ड्राई खाना है, तो उसको इजिली आप स्वेलो कर पाओ, इसीलिए वहां पे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मुंह में। एंड सलाइवरी ग्लैंड है तो ग्लैंड कोई भी ऐसा ऑर्गन होता है, कोई भी ऐसा टिश्यू होता है जो कोई ना कोई सिक्रीशन को सिक्रीट कर रहा है। एंड सलाइवरी ग्लैंड फर्दर आपके क्या करते हैं, एक फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं स्लाइवा। जैसा बोलते हो ना, ये चीज देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, वो चीज देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो वो पानी नहीं होता है, एक्चुअल में दैट फ्लूइड इज स्लाइवरी, आपका स्लाइवा होता है। एंड उस स्लाइवा के अंदर आपका होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो एक्ट करता है अपने खाने के ऊपर। और आपके खाने में अगर स्टार्च है, फिर मैं बता रही हूँ, आपके खाने में स्टार्च है, हमने क्या बोला था, स्टार्च है, वो स्टार्च को एक सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा जिसको हम बोलेंगे माल्टोज, ठीक है। सिंपल फॉर्म होगा तो आपको भी स्वेलो करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट आता है टंग, एंड टंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन, क्योंकि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर आप खाने को इधर से उधर रोल अप नहीं कर पाओगे तो आपका खाना प्रॉपर जो है वो नहीं टूटेगा। सिर्फ दांत का होना यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे आपके टंग की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपकी रोलिंग करने में हेल्प करती है, खाने को टेस्ट करने में हेल्प करती है, एंड मूवमेंट करने में हेल्प करती है। एंड यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, आपके स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। आपका खाना माउथ के बाद, बक्कल कैविटी के बाद आखिरकार जाता कहाँ पे है, इसोफेगस में। एंड इसोफेगस आपकी एक स्मूथ मसल से बनती है, मिलकर बनती है। आपको पता होगा कि मसल्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ मसल्स, एक होता है आपका कार्डिक मसल्स, एक होते हैं आपके स्केलेटल मसल्स। आई होप कि आपको इनके बीच का डिफरेंस पता हो, पर नहीं भी पता डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक आता है आपका स्केलेटल मसल्स, एक होता है आपका स्मूथ मसल्स, एक होता है कार्डिक मसल्स। अगर आपका स्केलेटल मसल्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आपके स्केलेटल मसल जो हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आपके वॉलेंटरी, आपने वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी टर्म्स तो सुनी होगी। आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं ना, ये वॉलेंटरी होते हैं, इनको आप चाहकर भी चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ आपके आते हैं स्मूथ मसल्स एंड आपके आ जाते हैं कार्डिक मसल्स। ये होते हैं आपके इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब चाहकर भी आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंटरी ये आपकी सुनती नहीं है, अगर आप चाहो तो इनको रोकना चाहो ये नहीं रुकेंगे, ये अपने हिसाब से ही काम करेंगे, आपके बोलने से नहीं रुकेंगे। तो स्केलेटल मसल, जैसे कि हमारी जो जीभ है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर आप देखो तो इसमें कौन से मसल्स प्रेजेंट है, आपके स्केलेटल मसल। मैं चाहूँ तो मैं चुप रह सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। इसीलिए आपकी टंग क्या है, स्केलेटल मसल से बनी है। बट वहीं आप देखो कि आपकी फूड पाइप जो है ना, इसोफेगस, वो आपकी किससे मिलकर बनी है, स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल्स ऐसे हैं, जब भी आपका खाना कभी अटक जाता है तो क्या आप बोल सकते हो अपनी फूड पाइप को कि इसको जल्दी जल्दी इसको नीचे ले जाओ, क्या वो आपकी सुनेगी, नहीं सुनेगी। उसको अपने ही हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से चलना है, एंड वो इनवॉलेंटरी होती है, आपकी नहीं मान सकती। आप चाहो भी तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका कंट्रोल अपने बस में नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से, लेकिन सिर्फ फूड कैसे पास ऑन हो जाता है, आपका फूड तो नीचे आएगा ही, लेकिन उसको इतनी सी आपकी इसोफेगस होगी एंड आपका खाना बहुत सारा होगा, तो कैसे मूव कर रहा है, कैसे वो पुश हो रहा है ताकि वो स्टमक में आए। आपके स्मूथ मसल जो है ना, इसमें एक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ऐसी मूवमेंट को आप बोलते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ आपके इसोफेगस में नहीं होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपने घर में देखो तो आपके घर में एक टूथपेस्ट होगा, आप जब भी उस टूथपेस्ट को दबाओगे तो पेस्ट आगे निकलेगी, है ना। वो कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप उसको रिलैक्स करोगे तो टूथपेस्ट आगे नहीं निकलेगा, है ना। ऐसा वाला सेम इसमें होता है। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शन है, खाना नीचे आएगा, रिलैक्स हो गया, खाना बाहर रह जाएगा। फिर से आपका ऐसे ऐसे करते हुए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट की हेल्प से आपका खाना पुश होके कहाँ जाता है, स्टमक में। नेक्स्ट आ जाता है स्टमक। अब स्टमक में आपके क्या हो जाता है, आप अगर अपने स्टमक को देखो ठीक है, आपके स्टमक में क्या होता है, आपके स्टमक में यहाँ पे लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे एक लेयर ऑफ सेल्स होती है। अब आपके स्टमक में जब खाना गया तो आपके स्टमक एक उसमें भी जूसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे तीन तरीके के जूस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका पेप्सिन, फिर आता है आपका एसिल, फिर आता है आपका म्यूसिन। अब पेप्सिन जो है वो बड़ा ही जिद्दी एंजाइम है। ये कहता है कि जब तक मुझे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक मैं एक्टिव नहीं होऊंगा। तो आपको पेप्सिन को अगर एक्टिवेट करना है, क्योंकि आपके खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है, आप चाहते हो कि वो प्रोटीन आपको डाइजेस्ट हो, वो प्रोटीन टूटे, तो आप क्या करते हो, इस पेप्सिन को
एक्टिव बनाने के लिए आपको एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करना पड़ता है, एंड वो कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एसिड, और ये आपके स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर हम एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे हमारा स्टमक जलता क्यों नहीं है? ठीक है, तो अब इसका भी इलाज है। अब पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम देना पड़ा, जो HCl बोलता है भाई वो मैं कर दूंगा, लेकिन HCl से आपका स्टमक ना जले उसके लिए आ जाता है आपका म्यूसिन, जो क्या बोलता है? वो कहता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं बचा दूंगा आपके स्टमक की लाइनिंग को। अब ये क्या करता है? ये आपकी लाइनिंग जो है ना, स्टमक की लाइनिंग को, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि HCl एसिड जो है वो उसको बर्न ना करे। ठीक है, अब नोटिस करो कि आपका यहाँ पर क्या होगा, स्टमक में खाना ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपके खाने में फैट्स होते हैं, आपके खाने में प्रोटीन होता है, आपके खाने में और क्या होता है, जितने भी लिपिड्स वगैरह वो सब होते हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि आपके खाने में यहाँ पे क्या टूटना शुरू हो जाएगा, सबसे पहले प्रोटीन, जो कि पेप्सिन ने तोड़ा। अब आपका खाना यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपका खाना HCl मीडियम से मिलकर क्या बन चुका है? एसिडिक बन चुका है। अब यहाँ पे तो म्यूसिन है स्टमक को बचाने के लिए, लेकिन जब आपका खाना आप स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होगा, अपर पोर्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन होता है। ठीक है, अगर आप ऊपर पोर्शन को देखोगे, ड्यूडेनम को देखोगे, तो यहाँ पे तो कोई भी वॉल ऐसी नहीं है म्यूसिन जो इसको प्रोटेक्ट करेगी, तो आपको अपने खाने को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में आपका हेल्प करता है नेक्स्ट लिवर। अब क्या होता है, आपका खाना यहाँ पे एसिडिक मीडियम आके आपके इंटेस्टाइन को ना जलाए, तो आपका लीवर क्या करता है? लीवर बोलता है भाई मैं यहाँ से कुछ एंजाइम को सिक्रीट करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए, है ना। तो वहां पे क्या होता है आपका? बाइल जूस। अब आप सबको पता होगा कि लीवर में एक बाइल जूस होता है, वो क्या है? बाइल जूस आपका एक एंजाइम है, एंड इस एंजाइम को बनाता कौन है, एंड सिक्रीट कौन करता है, एंड स्टोर कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपके बाइल जूस को बनाता लीवर है, सिक्रीट भी लीवर ही करता है, लेकिन उसको स्टोर जो है ना वो आपका गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, अगर देखो कि गॉल ब्लैडर जो है ना वो आपका स्टोर करेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये बाइल जूस में एक्चुअल में होता क्या है? इस बाइल जूस में आपका ना बाइल सॉल्ट होता है। वो बाइल सॉल्ट आपके खाने में प्रेजेंट बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स को ना इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। इमल्सिफाई बोले तो तोड़ने में, एंड आपके लार्ज ग्लोब्यूल जो है ना वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो चुका है। एंड फिर खाना आपका इतना ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जब यहाँ पहुंचा होता है तो यहाँ पे आपका बाइल जूस तो सिक्रीट हो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका खाना जो है ना उसको आपका एसिडिक मीडियम, ताकि वो जले नहीं, अब फिर से आपका पेनक्रियाज आता है, एक पेनक्रियाज नाम का ग्लैंड आता है जिसमें से आपकी फर्दर सिक्रीशंस होती हैं जिनको हम पेनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं। ठीक है, अब पेनक्रियाज कहता है मैं भी हेल्प कर लेता हूँ, मुझसे खाना पास ऑन नहीं होता तो क्या हो गया, मैं आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब उसने कैसे हेल्प किया हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं पेनक्रियाज। अब ये सिक्रीट करेगा 3 जूसेस को जिनका नाम होता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, अमाइलेज फर्दर आपके खाने में पड़े हुए कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, ट्रिप्सिन आपके फर्दर खाने में प्रोटीन को तोड़ेगा, क्योंकि याद रखना प्रोटीन का टूटना आपके स्टमक में ही शुरू हो गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ था, तो फर्दर उसको टूटने आ गई। ठीक है, जो कहाँ पे आपके पेनक्रियाज हेल्प करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ने को। नेक्स्ट आ जाता है लाइपेज। लाइपेज आपका क्या करता है? फिर से आपके जो ग्लोब्यूल, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बच चुके हैं फैट का, उनका फर्दर इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के हम ड्यूडेनम में पहुंचे थे, तो फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा खाना कहाँ पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां आप देखोगे कि हमारा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। आपका फाइनली खाना कहाँ एब्जॉर्ब्ड होता है, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है प्रॉपर, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। बहुत सारे यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे स्टमक, बट स्टमक नहीं है, आपका फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे ये खाना एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि मैंने फिर बोला है कि हमें फूड कहाँ है, फूड को फाइनली ब्लड में जाना है। तो आपको नहीं लगता कि ब्लड, हम खाने को ब्लड तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए जो जल्दी से जल्दी हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंचाए। ठीक है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम विलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो वेयर्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब फर्दर आपके खाने को तोड़ने के लिए इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे जूसेस होते हैं। ठीक है, जिनको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, वेयर इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट जूस एंड वेयर फाइनल डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस। अब आपका थोड़ा बहुत फैट जो बचा है, ठीक है, वो आपका खत्म हो जाएगा। अब आपका थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, एंड ग्लूकोज हमें कहाँ चाहिए? अपने ब्लड में। ठीक है, द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विलाई बोलते हैं, ऐसे। एंड इस विलाय को क्या बोलते हैं? आप देखोगे तो विलाय। ठीक है, अब ये विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होना जरूरी क्यों? आप खुद सोचो, अगर आप किसी रस्सी को ऐसे पकड़ के रख रहे हो तो वो आपकी ज्यादा जगह को
घेरेगी, है ना। अगर उसी रस्सी को आप फोल्ड करके रखो तो छोटी सी जगह में वो रस्सी आपकी आ जाएगी। मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती है कोई भी चीज को आप अगर इस फोल्डेड पैटर्न में लेते हो। वैसे सेम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये विलाय नाम की एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना आपका जो है एब्जॉर्ब हो जाए। जब आपका खाना यहाँ पे आता है तो आप देखिए ये विलाय की स्ट्रक्चर जो है ना, ये सिर्फ ये बिल्कुल, इसकी स्किन बहुत पतली होती है, इसका आउटर सरफेस जो होता है ना वो बहुत पतला होता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके क्या है, ब्लड, यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स हैं, विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की बहुत सारी सप्लाई है। तो एक्चुअल में फूड को जाना कहाँ है, ब्लड में। तो अच्छी बात है कि हम विलाय में खाने को भेजेंगे एंड विलाय से आपका खाना जो है डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में जाएगा एंड ब्लड वेसल्स में वो आपका खाना जो है ना वो फाइनली आपका ब्लड में पहुंचेगा एंड ब्लड फिर उसको कहाँ मूव करके लेके जाएगा, आपके बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास। एंड फाइनली हमें खाना भी तो वहीं चाहिए ना। एंड फाइनली आपका खाना जब वहां पहुंच जाता है तो प्रोसेस वहां खत्म नहीं होता, न्यूट्रिशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन आपका फर्दर प्रोसेस शुरू होता है रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको खाना किस लिए चाहिए होता है, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। एंड एनर्जी बनाने के लिए फर्दर आपको वहां पे आपको फूड को फिर से तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो कि आप दूसरे टॉपिक में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म होता है एंड लास्टली आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बहुत सारे पूछेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड passed out through anus। एनस के थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा, वो आपका पास आउट हो जाएगा कहाँ से, एनस से, ठीक है। तो ये था न्यूट्रिशन का प्रोसेस आपका प्लांट में। एंड सेपरेटली मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बताया, जिसमें एक कॉमन एग्जांपल ले ली मैंने अमीबा, जिसमें सेम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है लाइक अस। एंड थर्ड हमने देखा कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस ह्यूमन में कैसे होता है, बहुत सारे स्टेप्स के साथ। लाइक हमने देखा कि पहला स्टेप था इंजेक्शन, खाने को अंदर लेना, फिर डाइजेशन जहाँ पे खाने को टूटना, एंड आपका थर्ड वन हमारा एब्जॉर्ब की डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, कि खाना जब एब्जॉर्ब हो गया तो उसके साथ क्या होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उस खाने से एनर्जी बनाओगे एंड अपने तरह तरह के टिश्यूज जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करोगे, ठीक है। एंड द लास्ट प्रोसेस आपका आ जाता है इजेशन, जिससे क्या होगा, आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो पास आउट हो जाएगा थ्रू एनस। तो ये हमने क्या देखा अपना एलिमेंट्री कैनाल, हमने देखा हॉलो आपके माउथ के थ्रू आपका जितना भी खाना था वो गया एंड आपका एनएस के थ्रू जितना भी खाना आपका अनडाइजेस्टेड रह गया वो पास ऑन हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस था आपका न्यूट्रिशन का। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का प्रोसेस आपको साइंस 10th के लेवल की ही आएगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाली है। लेकिन ये प्रोसेस इतने डिटेल में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो अगर जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, आई होप कि उनको ये सब कुछ क्लियर होगा। एंड अगर जिसने भी मेरा अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाओ, जाके देखो। एंड बाकी के लेक्चर्स के लिए, बाकी के MCQs प्रैक्टिस के लिए आप हमारी ऐप पे जाओ, उसको जल्दी से जल्दी अपना कोर्स जो भी है उसको परचेज करो एंड फाइनली हमारे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे यूजफुल वाली मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अपने नोट्स भी आप वहाँ से PDF के इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टिल देन थैंक यू।